नमस्कार। आज हमारे दर्शकों के लिए सौभाग्य की बात है कि उनके बीच उपस्थित हैं टैक्स पेयर्स फोरम के अध्यक्ष अधिवक्ता डॉक्टर श्री अजीत कुमार पाठक जी। अजीत पाठक जी वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, इनकम टैक्स के भी अधिवक्ता हैं, साथ में भारतीय भाषा अभियान के संरक्षक हैं और भारतीय भाषाओं के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। स्वागत है आपका धन्यवाद चैनल पे। धन्यवाद। दिव्य रश्मि के दर्शकों के बीच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका जो आपने अपना कीमती समय दिया। सर, कुछ मुद्दे हैं जिस पे कि आपसे दर्शक लोग जानना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि कल एक खबर आई थी, उस खबर में बताया गया कि जीएसटी में जिनके ऊपर 2 करोड़ से नीचे की लायबिलिटी है उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं बनेगा। तो क्या ऐसा प्रोविज़न इनकम टैक्स में भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल होना चाहिए। ये सरकार जो है राज्य कल्याणकारी सरकार है। यहाँ सरकार का उद्देश्य ये होना चाहिए कि टैक्स पेयर्स के कल्याणार्थ जो भी काम कर सकें वो करें। जब जीएसटी में हो सकता है, वो तो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसमें जब हो सकता है तो मेरा मानना है कि इनकम टैक्स में जितने भी टैक्स पेयर्स के लिए फौजदारी कानून के जितने भी प्रोविजंस हैं, पेनाल्टीज के जितने प्रोविजंस हैं, वो सारा समाप्त होना चाहिए। सर, ये इनकम टैक्स में कुछ खासकर 2016 के बाद से अजीब अजीब परेशानियां आ रही हैं। कुछ लोगों का असेसमेंट हो जाता है, उसके बावजूद 154 में उनको पेनाल्टी आ जाती है, नोटिस आ जाता है, 143(3) में आ जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सरकार की मंशा बिल्कुल, ये सरकार की मंशा ये है ही नहीं कि टैक्स पेयर्स को बढ़ाया जाए। आप जितना भी कठिन कानून लाएंगे, आप उतने ही उलझते जाएंगे। भारत का जो भी अभी इनकम टैक्स एक्ट है, इतना उलझा हुआ कानून है, यहाँ सरलता बिल्कुल नहीं है। 5000 से ज़्यादा एक्ट मैंने सेक्शन सब सेक्शंस इसमें है, वो इतने उलझाऊ हैं कि आम कोई भी करदाता इसको बिना सीए या बिना एडवोकेट की मदद से अपना वो रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकता है। और अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो कुछ गलतियां अगर मिल गई तो इतने कड़े प्रावधान किए गए हैं कि आम करदाता चाहता है कि इससे बच के रहे, इसलिए वो रिटर्न भरता ही नहीं है। और आपके पास जो भी नए टेक्निक्स हैं, उसके आधार पर आप जो भी आप करते हो, आधी अधूरी जानकारी है आपके पास। आपका जो नया आया है सॉफ्टवेयर, वो भी आधी अधूरी जानकारी और गलत जानकारी दे रहा है। इससे टैक्स पेयर्स को भी परेशानी हो रही है और टैक्स डिपार्टमेंट को भी परेशानी हो रही है। सर, खासकर सबसे ज़्यादा परेशानी यदि क्रिएट किया गया तो शायद सोशल वर्कर को किया गया, जो इनकम टैक्स में किसी समय में एनजीओ के लिए और ट्रस्ट के लिए प्रोविज़न था कि 12A और 80G में रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम के लिए होता था। उसको अचानक से इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्चुअल बना दिया, 3 साल 4 साल, उसमें भी तरह तरह की चीज़ें हैं। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। एक बार 3 साल आपने कहा, बिल्कुल 3 साल होनी चाहिए, ठीक है, उसका रिवीजन होना चाहिए। फिर एक बार आप कहते हैं कि आपको लाइफ टाइम मिलेगा, फिर कहते हैं 3 साल के लिए। इसका मतलब है इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो अफसरशाही है, इस तरह के कानून से अफसरशाही बढ़ेगी, लोग भ्रष्टाचार करेंगे और उस पर कोई रोक नहीं लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एनजीओ को मारने की साजिश रची जा रही है कि एनजीओ नहीं काम करे? मैंने आपको शुरू से कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं। ये देखिए, विश्व बैंक का एक डाटा है और वो पूरे विश्व में
तय करता है कि किस देश में कितने करदाता हैं, उसी से उसके आर्थिक स्थिति की गणना करता है। हमारे यहाँ आज भी 6.59% कुल जनसंख्या का 6.59% ही हमारे यहाँ करदाता है, जबकि कनाडा में, ऑस्ट्रिया में, अमेरिका में, जहाँ भी जो विकसित देश हैं वहाँ टैक्स पेयर्स को बढ़ाया गया, टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ाई गई, उनको सुविधाएं दी गई, उनको पूरे लाइफ टाइम हॉस्पिटल की सुविधा फ्री है, वहाँ बच्चों की शिक्षा फ्री है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आप टैक्स एक बार टैक्स दीजिए और अगर आप कोई गलती करते हैं तो 10 साल तक आप फाइल लेके ढोइए और कोई परेशानी का कोई निजात नहीं। यहाँ मैंने टैक्स पेयर के साथ सरकार सौतेला व्यवहार करता है। अगर एक बार आपने टैक्स दिया तो आप अगर फंस गए इनकम टैक्स के चक्कर में तो आपको 10 साल तक परेशानी झेलना पड़ेगा आपको। ये गलत है। कई मामले में अभी देखने को आ रहा है कि 10 साल 15 साल पुराने फाइल से क्वेरी की जा रही है। कई क्लाइंटों के पास 2010 का मांगा गया है रिकॉर्ड। जब खुद इनकम टैक्स 6 साल की बात करती है तो फिर 10 साल का रिकॉर्ड कैसे मांग सकती है? उनके पास एक सेक्शन है 220, उस सेक्शन के आधार पर वो 6 साल और अब 3 साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड नहीं वो उनके पास वो नहीं किया जा सकता है। लेकिन उस दुरुपयोग है इसका कि अब 10 साल का आप मांगते हैं किसी उनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आप पूछिए तो कि किस ऑर्डर, अगर 143(1) के ऑर्डर में अगर हमारा डिमांड है तो उस ऑर्डर की कॉपी दीजिए, लेकिन उनके पास नहीं है, सिर्फ एक ब्लू बुक में चढ़ा हुआ है, वो डिमांड पर डिमांड भेज दे रहे हैं। यही ना कहा कि टैक्स पेयर्स की समस्याओं को ऑफिसर लोग नहीं जानते हैं, सो नहीं, वो भी जानते हैं, लेकिन नियम ऐसा बनाया गया है, अभी बंधे हुए हैं। अभी आप बताइए ना कि एक 2016 में एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने किया कि जो फर्स्ट अपील में जाएगा उसको 20% टोटल टैक्स का 20% जमा करना होगा, तभी अपील सुनी जाएगी। ये अन्याय है भाई। आपका असेसमेंट सही हुआ है कि नहीं, आपका असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर ने सही काम किया है कि नहीं, सही ढंग से उसने, और वो एसएससी जो है अपीयर हो के अपनी बात कह नहीं सका है। एक्स पार्टी ऑर्डर 144 में एक्स पार्टी ऑर्डर आया और उसमें आपने 20% कर दिया। एक्स पार्टी ऑर्डर में आप कोई टैक्स पेयर्स ने तो अपना कोई बात नहीं कहा, आपने एक तरफा असेसमेंट कर दिया और उसमें 20% कहते हैं जमा कर दीजिए। ये अन्याय नहीं तो क्या है ये? सर, खासकर जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉफिट तो होती नहीं है, आप उसको करोड़ों करोड़ का डिमांड भेज देते हैं, तो वो देगा कहाँ से? तो इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में डेटर तो खड़ा रह जा रहा है। तो मतलब बैलेंस शीट को बढ़ाने के लिए कहीं ये लोग नाजायज तरीके से डिमांड तो नहीं भेज रहे हैं? इनका असेसमेंट प्रोसीड्योर जो है बिल्कुल गलत है। आप देखिए ना, 10B को आपने कह दिया कि जो 10B को अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक आपने फाइलिंग के लिए अनिवार्य कर दिया 10B, ठीक है, किसी कारण से अगर 10B उसने नहीं फाइल किया तो उसके सारे एक्सपेंस को आप इनकम मान लेते हैं। ये गलत नहीं तो क्या है? क्या कोई भी 10B अगर मान लीजिए किसी कारण से, टेक्निकल कारण से या किसी कारण से 10B जानकारी के अभाव में कोई भी कारण से 10B फाइल नहीं कर सका, तो ये प्रोविजन क्या है कि सारा एक्सपेंडिचर को आप इनकम मान लेंगे? ये अन्याय है। ये असेसमेंट प्रोसेस जो है यही गलत है। असेसमेंट इस तरह का नहीं होना चाहिए। वो भी आप लोगों ने ऑनलाइन कर दिया है, किसी की कोई बात नहीं सुनना है, जो मन हुआ अपना काम करना। पहले तो असेसमेंट होता था तो एडवोकेट को, सीए को बुला के समझाया जाता था, बताया जाता कि भाई आप ही किए हैं, ये किए। हम भी अपनी बात कहते थे, डिपार्टमेंट की बात सुनते थे। असेसमेंट का प्रोसेस यही है। ये तो ऑनलाइन करने का मतलब ही गलत है। ऑनलाइन असेसमेंट से परेशानियां बढ़ी। मतलब 2016 से ज़्यादातर परेशानी के लिए ही बनाया गया कानून है। वर्तमान सरकार आर्थिक मोर्चे पे अपनी विफलता को छुपाने के लिए इस प्रकार के प्रोविज़न को लाया है। मेरा मानना है
जो कानून बनाने वाले हैं उनको वास्तविकता का बहुत पता नहीं है। वास्तविकता का अगर पता रहता तो इस तरह के कानून नहीं आते। अब भी इस देश में ऑनलाइन असेसमेंट, ऑनलाइन का अपील, ऑनलाइन ट्राइब्यूनल, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अभी तो आप समझिए ना कि आप पटना के सुदूर देहात में हैं, वहाँ ना ऑनलाइन की कोई सुविधा है, ना वहाँ बहुत बढ़िया आपका कोई माने नेटवर्क है। और उस नेटवर्क में क्या उम्मीद करते हैं, उसको तो मजबूरन कहीं आना पड़ेगा। टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए आपको अभी ये सब नहीं करना चाहिए था, आपको पुरानी प्रक्रिया अभी रखनी चाहिए थी। हाँ, धीरे 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 स्टेप वाइज करना चाहिए। एक बार ही आपने पूरे देश में मतलब बम्बई को आपने कलकत्ता, बम्बई और कलकत्ता को पटना और भागलपुर आपने बना दिया, ये नहीं संभव है। सब में अभी बदलाव की जो अभी करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, धीरे 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 आप लोगों को बताते, जैसे आप पहले मैनुअल रिटर्न फाइल होता था, आपने धीरे धीरे ट्रेनिंग दिया कि भाई पहले हम आम लोगों को करेंगे, फिर सीनियर सिटीजन को सुविधा दिया आपने। तो स्टेप वाइज करते ना तो आसानी होती। आप स्टेप वाइज तो कर नहीं रहे हैं। आपने एक बार कह दिया कि भाई अपील फाइलिंग से लेके सारा कुछ। इनकी मंशा ये है कि इनके हमारे वित्त मंत्री के दिमाग में ये बात आई कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है, लेन देन वहीं होता है, इसीलिए वहाँ से सारा कुछ प्रक्रिया ही खत्म कर दे। जबकि भारत सरकार के अन्य विभागों में भी जो होता है सब कोई आप जानते हैं। इसलिए हमारा अपना मानना है कि भारत में अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑनलाइन अभी कोई करने की ज़रूरत नहीं थी। सर, इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी जो नया आया है, इसमें भी कई तरह के लूपहोल्स हैं। अब जैसे कोरोना काल में कई व्यवसाय चला ही नहीं, व्यवसाय तो बंद हो चुका था, वो व्यक्ति रिटर्न फाइल नहीं किया, नतीजा हुआ आपने उसके जीएसटी को कैंसिल कर दिया। अब जब वो दोबारा बिजनेस शुरू करने जाता है तो आप कहते हो कि उसके बीच का पेनल्टी दे दो, और पेनल्टी भी पर डे चार्ज होता है। तो क्या ये अनैतिक नहीं है? मैंने अनैतिक क्या है, बिल्कुल बिल्कुल अनैतिक है ये। आप समझिए ना, एक बार जिसने भी एक बार आपका नंबर लिया, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिया, अगर वो नहीं रिटर्न फाइल करता है तो उससे एक कारण पूछना चाहिए आपको कि भाई आप रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब देता है कि भाई हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है, हमारा बिजनेस जब होगा, तो आप जब कोई मान लीजिए इनकम टैक्स में किसी ने पैन लिया और रिटर्न नहीं फाइल करता है, क्या उसका पैन आप कैंसिल कर देते हैं? उसी तरह जब किसी ने भी जीएसटी का नंबर लिया और वो काम नहीं कर पा रहा है या किसी कारण से बिजनेस नहीं कर पा रहा है, तो उसको टाइम, वो कहने का टाइम, आप तो बिना टाइम के बिना कुछ किए हुए आप कैंसिल कर रहे हैं और उसके बाद वो जाता है तो कहते हैं पेनल्टी दीजिए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये नहीं है। क्या इस मामलों में आप हाईकोर्ट में भी हैं, क्या हाईकोर्ट में इसमें सुनवाई हो सकती है क्या? देखिए, अभी की प्रक्रिया में, अभी जो आज की स्थिति, कल क्या होगा नहीं जानते हैं। हमने कई मुद्दों पर इस तरह पे टैक्स पेयर्स फोरम के माध्यम से हमने सरकार के हाई कोर्ट में जाने की हम लोग गए हुए हैं, लेकिन अभी तक कई केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। और हमारे हमारे माननीय न्यायाधीश लोग हैं, पता नहीं अभी तक वो केस सब हमारे, अभी तक कोई लिस्ट भी नहीं हुआ है। और जो अभी स्थिति है, हमको लगता है कि अभी बहुत दिन लग जाएगा जो अभी की प्रक्रिया है उसमें। तब तक तो बिजनेस चालू नहीं होगा और दोबारा फिर जीएसटी मिलना भी संभव नहीं है एक पैन पे। यही बात तो है कि किसको, सरकार को इस तरह की एक, हम लोगों ने ये सोचा है टैक्स पेयर्स फोरम के माध्यम से हम बिहार सरकार के वित्त मंत्री और केंद्र के वित्त मंत्री दोनों को इस मुद्दे पर हम लिखेंगे कि आखिर इसका क्या उपाय है। हम लोग कोशिश करेंगे इस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री तो मिलने से भी इनकार कर देती है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा तो जा सकता है, उनके पोर्टल पर लिखा ही जा सकता है। लिखना हम लोग तो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन करना तो उनको है। लेकिन देश के हित में और करदाताओं के हित में इस तरह के कानून को हटाया जाना चाहिए। तो क्या टैक्स पेयर फोरम्स जो है आपका,
इसके थ्रू कोई धरना प्रदर्शन करने का भी अभी हमारी एक हम बहुत बहुत चिर प्रतीक्षित एक हमारी मांग है कि भारत के जितने भी करदाता हैं 18 साल से 70 साल तक जो वो पैसा टैक्स के रूप में देते हैं, 70 साल जिस दिन पूरा होता है उस दिन से दिए गए टैक्स का 10% उसको आजीवन सम्मान राशि दी जानी चाहिए। और हर टैक्स पेयर्स को सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान दोनों मिलनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा के रूप में आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसको दिए गए टैक्स का 10% दीजिए। उसको टैक्स पेयर्स जो टैक्स नहीं देने की स्थिति है उनको आप फ्री चिकित्सा दीजिए। उनको अगर वो उनके पास कार है तो उनको कोई टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए, इत्यादि सम्मानार्थ जितना भी काम वो कर सकती है सरकार उसके लिए करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों का एक प्रस्तावित धरना है जो जनवरी माह में है। हम लोग दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर एक धरना देंगे दिल्ली में एक दिन के लिए, जिससे सरकार इस तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट हो सके। सर, आर्थिक मुद्दे के साथ साथ सामाजिक मुद्दे पे भी कई चीज़ें हैं। अब इनकम टैक्स साधारण व्यक्ति जो होता है वो तो बेचारा टैक्स देता है, उसको सुविधा भी नहीं मिलती है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा 35% 40% जो फंड है वो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर के रूप में नेताओं के पेंशन, नेताओं की सुविधाओं के रूप में चली जाती है। क्या इसके लिए आप लोग कोई मूवमेंट नहीं कर रहे? हमने अन्य मित्रों के साथ एक अभियान चलाया था, सेवा के बदले में सेवा क्यों। और आज के नेताओं की स्थिति ये है कि एक तरफा ये लोग संसद हो, विधानसभा हो, अपना खुद व खुद वेतन और भत्ता बढ़ा लेते हैं। अब आप बताइए, दिल्ली की विधानसभा में इस 22 में उन्होंने एक दिन प्रोविजन लाया और 66% अपना वेतन बढ़ा लिया एक दिन। आखिर ये क्या है? इस पर संसद में किसी भी संविधान में नहीं ये प्रावधान है कि यहाँ के नेताओं को पेंशन दिया जाएगा, यहाँ के नेताओं को आजीवन हवाई जहाज़ की सुविधा दी जाएगी। एक बार आप सरकारी नौकरी में आते हैं तो 60 साल, जब 30 साल 40 साल नौकरी करते हैं तो आपको वेतन मिलता है। और इन नेताओं को एक बार एमएलए हो गए, आजीवन इनको और इनकी पत्नी को आजीवन सम्मान राशि मिलेगा। आखिर क्यों? क्या जरूरत है? सेवा के बदले में आप सेवा के लिए आए थे इस देश में, क्यों मेवा? और ये किसके पैसे से आप कर रहे हैं? टैक्स पेयर्स के पैसे। टैक्स पेयर्स बेचारा होता जा रहा है और आप अपनी मस्ती काट रहे हैं। इस देश में जब तक ये अनुत्पादक खर्चों में कमी नहीं करेगी सरकार, तब तक यह देश विकसित हो ही नहीं सकता, ये विकासशील ही रहेगा। सर, भारत में टैक्स पेयर्स के साथ साथ खासकर अब तो 16 के बाद से जो देखने को आया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो सोशल एक्टिविस्ट को सबसे बड़ा चोर समझती है। मतलब सामाजिक कार्य में अगर कोई लगा हुआ है तो उससे बड़ा चोर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं बची होगी जिसमें इनकम टैक्स के द्वारा प्रेम पत्र नहीं भेजा गया होगा या उसे बुलाया नहीं गया होगा। इन लोगों का, मैंने कहा ना कि सोशल एक्टिविस्ट जो भी हैं, जो एनजीओ के माध्यम से सही में काम करते हैं, अपने ट्रस्ट के माध्यम से सही में काम करते हैं, उनको सही ढंग से अगर असेसमेंट करें, सरकार सही ढंग से असेसमेंट करे और करे तो इनको सुविधाएं देनी चाहिए, उनको पुरस्कृत की जानी चाहिए। हाँ, कुछ जाली लोग भी हैं, हम उससे नहीं हम उससे नहीं कर, कुछ लोग जाली लोग भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी सही काम करते हैं एनजीओ के माध्यम से, सामाजिक जितना भी सामाजिक काम करते हैं, वो उन लोगों के लिए सरकार को अपने माध्यम से पुरस्कृत किया जाना चाहिए, ताकि आम जो अच्छे लोग हैं वो समाज के
उद्धार के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम कर सकें। यहाँ तो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित वही होता है जो सोशल वर्क करता है। आप पैसा देते नहीं हो सोशल वर्क के लिए, अपने घर से लोग पैसा लगाता है, उसके बावजूद आप उसके ऊपर डिमांड पे डिमांड भेजते हो। तो डिमांड जो आता है, सबसे बड़ी बात है कि जिसको एक बार डिमांड मिल गया, जिसको टैक्स की जानकारी नहीं है, इनकम टैक्स को जानता नहीं है, वो तो बेचारा डिमांड देखकर डर जाता है और सारा कुछ बंद कर भाग जाता है। यही दुर्भाग्य है, इसी को हम कहते हैं कि प्रक्रियाओं का दोष है, प्रक्रियाओं का दोष है। आपको डिमांड भेज दिया गया, कैसे डिमांड भेजा गया उसको पता नहीं। हमने कहा ना कि कहानी हम बताते हैं कि 10B अगर किसी कारण से किसी ट्रस्ट या NGO ने 10B समय पर नहीं, गलती से या जानकारी का अभाव नहीं किया, आप उसको पूरे तौर पर असेसमेंट में क्या करते हैं कि सारा एक्सपेंडिचर को इनकम में करके असेसमेंट कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। कोई भी NGO जो है वो प्रॉफिट के लिए तो नहीं काम करता, वो तो सेवार्थ वर्क करता है, और सेवार्थ में गवर्नमेंट जो फंड देती है या और जहाँ से भी वो लाता है, उस तरह के फंड का वो यूटिलाइजेशन। आपका काम ये है कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड सही ढंग से नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आप कर लीजिए, ये आप देखिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि आपने कोई काम नहीं, 10B नहीं फाइल किया, थोड़ी सी गलती हुई तो आपने सारा डिसॉल्व। कोई भी आदमी को, हम एक केस हमारे पास है, सैलरी का कंट्रैक्टर्स का केस है, अपील में असेसमेंट में क्या किया कि पूरे को हमने उसमें ये लिखा कि हम जो टैक्स पे करते हैं, हम जो मज़दूरों को पेमेंट करते हैं वो कैश करते हैं, और वो सारा एक मज़दूर का जो मुखिया होता है मेट के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो अब किस असेसिंग ऑफिसर ने पता नहीं कहा कि वो मेट सारे मज़दूरों का, उसने कहा कि हमको पैन नंबर चाहिए, आधार नंबर चाहिए। सब कोई जानता है कि 100% भारत में सबका पैन नंबर नहीं है, आधार नंबर में भी अभी 80% लोगों के पास है, और मैं नहीं दे सका। तो उन्होंने क्या किया, पूरा जो मैंने ये क्या कहते हैं मजदूरी है, वेजेज है, पूरे को डिसअलाउ करके इनकम में जोड़ दिया। ये प्रक्रिया का दोष है। इसीलिए ने कहा कि ये प्रक्रियात्मक दोष है। इस दोष पर जब तक सरकार नहीं सोचेगी, जब तक टैक्स सिस्टम पर परिवर्तन नहीं करेगी, टैक्स असेसमेंट प्रोसीड्योर को ठीक से नहीं करेगी, तब तक इस देश में न टैक्स पेयर्स बढ़ेंगे, न सरकार को टैक्स आएगा, और सिर्फ परेशानियां होंगी। इससे टैक्स पेयर्स परेशान होगा और सरकार बदनाम होगी। टैक्स देना बाद में लोग बंद कर देंगे। उसके बाद आप क्या, अगर आप अवज्ञा आंदोलन यहाँ चले कि हम टैक्स नहीं देंगे, सरकार क्या करेगी? इस देश में जनता का विश्वास होना जरूरी है, और विश्वास नहीं हो तो सरकार कलेप्स कर जाएगी। तो अब क्या सोशल एक्टिविस्ट को भी सड़क पे आने की आवश्यकता पड़ गई है? बिल्कुल, यहाँ के व्यवस्था परिवर्तन के लिए यहाँ सोशल एक्टिविस्ट को आना चाहिए, टैक्स सिस्टम में बदलाव के लिए आना चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ के जो MP हैं, हम लोगों ने ऐसे लोगों को भेजा है जो हम लोगों की संसद की आवाज़ नहीं, हमारी आवाज़ संसद तक नहीं पहुँचाती। वो अपने में परेशान रहते हैं, अपने कैसे वेतन भत्ता बढ़ेगा, कैसे सुविधाएं होगी, अपने परिवार को कैसे क्या किया जाएगा, उसी में व्यस्त है। तो हम लोगों को आप जैसे लोग, कुछ लोग जो सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, उसको इस दिशा में पहल करनी पड़ेगी और संघर्ष करना पड़ेगा। तो सर, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जो है, भारत में लगभग 65% पॉलिटिशियन किसी न किसी चार्ज में, उनके ऊपर कोई ना कोई केस जरूर पड़ा हुआ है, और अपराधी चुनाव लड़ सकता है, चुनाव जीत सकता है, लेकिन वोटर वोट नहीं दे सकता है अगर अपराधी हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? तो जहाँ जिस संसद में करप्शन ज़्यादा हो, करप्ट लोग सांसद बनते हों, तो क्या भारत का दुर्भाग्य नहीं है कि
शरीफ जनता के बीच का नेता जो है वो चोर उचक्का बनता है, तो फिर सुधार कहाँ से होगी सर? सुधार के लिए सबसे पहली बात है कि अपने हम लोग को पहले ये सोचना होगा कि हम कैसे लोगों को संसद भेज रहे हैं। तो आप नोटा का प्रयोग करते हैं, इसलिए नोटा, आप अगर आपके मन लायक कोई नहीं है लोग, तो नोटा का प्रयोग कीजिए, आपके पास एक हथियार है। लेकिन आपके पास अच्छे लोग संसद में इसलिए नहीं, या पार्लियामेंट चुनाव में भाग इसलिए भी नहीं लेते हैं कि इस व्यवस्था में वो टिक ही नहीं पाएंगे। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ लोग चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब वो बिजनेस कर रहे हैं। ये जनता को समझना चाहिए कि बिजनेसमैन को वोट ना दे, जो सबसे ज़्यादा खर्च करे उसको वोट नहीं दे, उसको वोट का बहिष्कार करे। लेकिन जनता वैसी करती नहीं है और इससे नेता लोग मनमाना करते हैं। जनता यही तो कहते हैं कि यहाँ वोट, यहाँ के लोग, अभी लोकतंत्र के लायक ये भारत हुआ ही नहीं था। यहाँ लोकतंत्र में एक बोतल दारू में अपना वोट लोग बेच जाता है। उसको वोट की कीमत का ही पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं देश के लिए। उसमें जब तक राष्ट्रीयता की भावना नहीं होगी कि हम कैसे राष्ट्र को बढ़ावें। आप जापान की राष्ट्रीयता से हमें सीख लेनी चाहिए, हम लोगों को इजराइल से सीखना चाहिए कि राष्ट्रीयता की होती है। और राष्ट्रीयता की भावना जब तक हमको नहीं होगी तब तक हम एक बोतल दारू और मांस खा के भी हम वोट देंगे और आराम से वो लोग मस्ती करेंगे। आप देखते हैं कि एक मुखिया जिस दिन चुनाव जीतता है उसके एक साल में उसके पास दो तीन गाड़ियाँ हो जाती हैं, वो मस्ती की ज़िंदगी जीता है। और एमएलए तो की बात छोड़ दीजिए और एमपी की तो बात छोड़ दीजिए, 10 करोड़ खर्चा करता है, 50 करोड़ कमाता है। यही लक्ष्य लेके लोग राजनीति में आता है। राजनीति में अच्छे लोगों की कमी इतनी हो गई है कि संसद में कोई अच्छा कानून, इसलिए अच्छे लोग हैं ही नहीं तो अच्छा कानून बन नहीं पा रहा है। सर, अच्छे लोगों को वोट ही नहीं मिलेगा तो लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे? यही तो दुर्भाग्य है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अच्छे लोगों जब तक नहीं आएंगे तब तक यहाँ अपराधी ही अपराधी। आप सोच सकते हैं कि 76% यहाँ के एमएलए और एमपी पर पूरे देश में उन लोगों पर आपराधिक मुकदमा चल रहा है। सिर्फ सजा नहीं, अभी साबित नहीं हुआ है, इसलिए वो अभी है। साबित होने में 20 साल लग जाएगा। हमारी न्यायिक व्यवस्था में 20 साल लगेगा, तब तक 20 साल में 4 चुनाव वो जीत जाएंगे। सर, भारत में अगर वाकई सरकार संजीदा है आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में, तो क्यों नहीं उसको चाहिए कि हर एक्सपेंडिचर पे टैक्स कर दे और इनकम को बढ़ाने का मौका दे। इस देश में मैंने कहा भी कि इस देश में इनकम टैक्स से ज़्यादा एक्सपेंडिचर टैक्स ले, तो मैंने एक हिसाब बना के गवर्नमेंट को भेजा था कि इस देश में इनकम टैक्स की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ एक्सपेंडिचर टैक्स लीजिए और एक्सपेंडिचर टैक्स से आपको जितना अभी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स मिलता है उससे 3 गुना पैसा आपके पास आएगा। इनडायरेक्ट आप एक्सपेंडिचर टैक्स लीजिए, आप आय कर नहीं उपभोग कर लगाइए। जी, उसमें आपका एक आलेख भी था तो मैंने प्रकाशित भी किया था। हाँ बिल्कुल, अपने पत्रिका में। पत्रिका में मैं उपभोग कर की बात इसलिए करता हूँ, लेकिन सरकार की चोंचलेबाजी देखिए लोग। मैंने एक विचार गोष्ठी में ये बात रखी तो कुछ लोगों ने हमें कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा भाई। अगर आप कहते हैं कि कोई डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं ना इनकम, तो ये लोग डिपार्टमेंट के लोग क्या हैं हम कि भाई कहीं दूसरी जगह इसको समायोजन किया जाएगा। इनकम टैक्स को कोई जरूरी है कि इनकम टैक्स की इस देश में जरूरत ही नहीं। इनकम टैक्स या जितने विभाग हैं यहाँ इस कर वसूली वाले, सारे लोगों की ज़रूरत इस देश में इसलिए भी नहीं है कि लोग स्वतः, अगर आप पैसा, जैसे आप क्या करते हैं जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्स ले लेते हैं, पता भी टैक्स पेयर्स को नहीं लगता कि हमने कितना जीएसटी दिया है। हम नहीं, जब तक बिल देखेंगे तब तक हमको पता ही नहीं है। 1 रुपये की सलाई है, अगर उस पर 18 पैसे टैक्स लगता है, हमें नहीं पता, हमें पता है कि 1 रुपये का मिलता है। उसी तरह आप जितना एक्सपेंडिचर करते हैं उस एक्सपेंडिचर पर आप एक निर्धारित टैक्स इन सोर्स ले लीजिए। जैसे आप टैक्स डिडक्ट एट सोर्स करते हैं, इसलिए एक्सपेंडिचर ऑन
सोर्स आप कर लीजिए, एक्सपेंडिचर ऑन सोर्स आप कर लीजिएगा तो आपके पास भी डायरेक्ट पैसा आएगा, जहां वो एक्सपेंडिचर करेगा वहीं पैसा उसका कट जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा। जैसे आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर आप देखिए, जितना बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप करते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर आप जी वहीं पर आप सोर्स पर ले लीजिए। एक अनुमान के अनुसार 98,77,262 करोड़ रुपया पर डे पूरे देश में ट्रांजैक्शन होता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है। उस ट्रांजैक्शन पर मामूली 0.1% सिर्फ आप अगर टैक्स ले लेते हैं तो आप 266 दिन काम होता है साल भर में बैंक में। तो 266 दिन, 365 में 266 या कभी 321 दिन काम होता है, 311 दिन काम होता है। इसके हिसाब से अगर आप जोड़ते हैं तो अभी आपके पास जितना पैसा सिर्फ बैंकिंग सेक्टर से सिर्फ आप अगर करते हैं तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स मिला के जितना पाता है उससे 3 गुना पैसा आपके पास आएगा। इसके लिए सरकार को अपनी जो मशीनरी है, टेक्निकल मशीनरी, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा और लोगों को एडुकेट करना पड़ेगा। सर, इनकम टैक्स और पुलिसिया शासन ये दोनों अंग्रेजों की देन है। बिल्कुल, अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए लाई थी और जिसे काले अंग्रेजों ने बकायदा जारी रखा। 1857 के बाद जब यहाँ सिपाही विद्रोह हुआ था, उस सिपाही विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने पहली बार इनकम टैक्स लगाया था और इनकम टैक्स का परसेंटेज था 90 से 92% टैक्स था। और उसको धीरे धीरे आपकी वो इनकम टैक्स आज कहाँ, आज आप बताइए ना कि चाणक्य जब थे यहाँ, कहाँ इनकम टैक्स की, तो कहीं इनकम टैक्स किसी पुराने भारत के इतिहास में इनकम टैक्स की कोई कर की चर्चा है लेकिन आय कर की चर्चा नहीं है। तो कर पे भी तो आचार्य चाणक्य ने बाकायदा फूल और भंवरे का उदाहरण दिया था कि कर वैसी होनी चाहिए जिसमें कि जनता को पता भी नहीं चले और कर आप ले लें। यही बात तो हम कहते हैं कि भगवान श्री राम ने भी कहा था। हाँ, कर का निर्धारण जो होता है, सरकार कर का निर्धारण कल्याण के लिए, कर का काम कल्याण के लिए था, कर का काम प्रशासन के लिए नहीं, कल्याणार्थ कर था प्रशासन के लिए। और अभी क्या है, सरकार कल्याणार्थ कम और प्रशासन के उपयोग के लिए ज़्यादा उसका उपयोग करती है। आप बजट आप देखेंगे, बजट में देखिए कि नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा, वेतन भत्ता और भी जितनी सुविधाएं होनी चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों को, वो इस बजट के पहले आप देखिएगा कि कई और भी सुविधाएं उन लोगों को मिलेगी और आम लोगों को क्या मिलता है इससे। तो सर, हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही आप लोग फाइनेंस मिनिस्टर को हम लोगों की जो परेशानियां हैं उससे अवगत करवाएंगे और भारत में कर व्यवस्था सुधरे। उम्मीद हम लोग प्रयास कर सकते हैं। हमारा टैक्स पेयर्स फोरम इस दिशा में काम कर रहा है। रोज कुछ न कुछ हम लोग काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हमारे साथ एक बौद्धिक टीम है, वो इस विषय पर विचार करती है क्या किया जाए और हम कोशिश करेंगे कि इस देश में कर व्यवस्था में सुधार हो। कर व्यवस्था में अगर सुधार हुआ तो देश में भ्रष्टाचार कम होगा और देश उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत आभार आपका। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपका चैनल का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।